सुख से शाकिर का क्या मतलब हो सकता है, मेरी समझ में कुछ ना आया। लेकिन उस वक्त मैं कोई वजाहत तलब करना भी नहीं चाहती थी। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगी। तुम्हारे कदमों की धूल मेरी मांग की अफशा होगी। मैंने हया आलूद नजरें झुका ली। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेरे कदमों में नहीं, दिल में रहोगी। वो चंद लम्हों तक मेरी सूरत तकता रहा। अच्छा, तो मैं वकील से बात किए लेता हूँ। मैं इससे मुलाकात का वक्त तय करके तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। मैंने इस्बात में सर हिला दिया। जो तुम मुनासिब समझो, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मेरे एक दोस्त का फ्लैट खाली पड़ा है। फ्लैट की चाबी मेरे पास है। वो इसीलिए दे गया है कि मैं इसकी देखभाल करता रहूं। फिलहाल तुम इसमें रहोगी। बाद में मैं तुम्हारे लिए फ्लैट तलाश कर दूंगा। तुम इस पे कोई एतराज तो नहीं? तुम मुझे जहां भी रखोगे मैं खुश रहूंगी। बस मुझे तुम्हारा साया चाहिए। मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मैं बहुत खुश थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मैं फिजाओं में किसी आजाद पंछी की तरह परवाज कर रही हूँ। रात गए घर पहुंची तो 11:30 बज रहे थे। लालो निशस्त गाह में बड़ा जमान था। मुझे देखते ही कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और मुझ पर जहर में बुझे तीर छोड़ दिए। बाजी, आपका रोज रोज रात देर से आना मामूल बन गया है। फिर चेहरे पर नदामत की बजाय सुर्खी देख रही होती है। मेरे ख्याल में मोटर नुक्कड़ पर खराब हो गई होगी। आज मुझ पर इन तीरों का कोई असर नहीं हुआ था। मैंने रुक कर इस पर एक उचटती नजर डाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एक दिन मैंने अपनी छोटी बहन रानिया के कहने पर अंग्रेजी फिल्म टाइटैनिक की 2 टिकटें बुक करा ली। वो मुझसे 4 बरस छोटी, लेकिन किसी सहेली की तरह मेरी दोस्त थी। मेरी बेइंतहा हमदर्द। जब मुझे कोई फिल्म देखना होती तो इसको पैसे देकर निशस्तें बुक करवा लेती थी। हम दोनों फिल्म देखने जाया करती थी, लेकिन बुरके में जाती थी। फिल्म देखने से पहले मैं ऐसे करीबी रेस्टोरेंट में ले गई। इसे चिकन ब्रोस्ट बहुत पसंद था। मैं ऑर्डर देकर इससे बातें करने लगी। बाजी, एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? वो खाते हुए बोली। मैंने इसे सवालिया नजरों से देखा। आप जो ये रोज रोज देर से घर आ रही हैं ना, सारा दिन आपके बारे में सरगोशियां होती रहती हैं। अच्छा, मैं एकदम से हंस पड़ी। फिर इसके करीब होके इश्तियाक से पूछा, क्या कहते हैं सब लोग मेरे बारे में? आप शायद दफ्तर के किसी अफसर से दोस्ती कर बैठी हैं, इसके साथ शामें गुजारती हैं, होटलों में खाना खाती हैं। और सच सच बता, तेरा क्या ख्याल है? मेरे लहजे में बड़ी नरमी थी। मुझे भी आपको देख के ऐसा ही महसूस होता है कि आप किसी को पसंद करने लगी हैं, रानी ने डरते डरते कहा। आप में कितनी तब्दीलियां आ गई हैं। आप धीमे धीमे से मुस्कुराती रहती हैं। फिर आपका चेहरा किस कदर निखर गया है। भाभी कहती हैं कि जब लड़की को किसी से प्यार हो जाता है तो इसका रंग रूप भी खिल उठता है। तुम सबका ख्याल और अंदाजा बिल्कुल सही है। मोहब्बत तो मुश्क की तरह होती है, छुप ही नहीं सकती। वो कौन है बाजी? रानी की लहजे में इश्तियाक था। कहीं वो तो नहीं जो आपको मोटर में लाकर छोड़ जाते हैं? इनके पास शानदार किस्म की गाड़ी है। मैंने तो सोचा हुआ था कि घर वालों को धीरे धीरे ये बात बताऊंगी, मगर यहाँ तो पहले ही धमाके हो रहे थे जिसकी मुझे खबर ना थी। हम दोनों रेस्टोरेंट से निकली और सड़क पार करके सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ी थी कि मेरी निगाह पार्किंग लॉट पर पड़ी और मैं रुक गई। शाकिर गाड़ी के शीशा बंद कर रहा था। एक औरत गाड़ी के पास ही खड़ी हुई थी। वो इंतहाई कीमती और बर्कीले लिबास में मलबूस थी। इनके गले और कानों में जेवरात दमक रहे थे। बिलाशुबा वो नहायत हसीन और पुरकशिश थी। रानी मुझे देखकर रुक गई। बाजी, कितनी हसीन, दिलकश और हंसमुख नजर आ रही है वो। इसने औरत की तरफ इशारा किया। शाकिर के साथ 2 दोस्त भी थे। मैं रानी को लेकर एक गाड़ी की आड़ में खड़ी हो गई, जहां से मैं उनकी बातें सुन सकती थी, लेकिन वो हमें नहीं देख सकते थे। यार शाकिर, भाभी ने तुम्हें आज कैसे हिरासत में ले लिया? एक दोस्त ने उसके शाने पर हाथ रख के पूछा।
ہماری عزیز از جان بیگم صاحبہ نے ٹکٹ منگوا رکھے تھے، بہت اصرار کیا، منت سماجت کی تو کاشاں کشاں چلے آئے۔ شاکر نے جواب دیا، یہ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں مل رہے، آپ کے دوست یہی بہانہ بناتے رہتے ہیں۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، شاکر نے دوست کو جواب دیا، یہ تو خواہ مخواہ مجھ پر الزام تھوپ رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ حکم فرمائے تو یہ غلام آسمان سے تارے توڑ لائے، مگر ابھی آسمان پر تارے نہیں نکلے ہیں، بیوی نے برجستہ کہا، اور فضا کیکوں سے گونج اٹھی۔ میرے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلنے لگا۔ میں نے تیز زردہ نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ یہ ہے شاکر کی بیوی، جو نہ صرف نہایت حسین بلکہ بڑی نفیس، شائستہ اور خوش مزاج بھی تھی۔ میں اس کو بالکل برعکس تھی، میرے دل کو جیسے اندر کوئی نچوڑ رہا تھا۔ کیا ہوا باجی؟ رانی میرا متحیر چہرہ دیکھ کر پریشان اور متفکر سی ہو گئی۔ کچھ نہیں، میں نے خود کو فوراً سنبھالا۔ چائے کے ساتھ بروسٹ کھا لیا تھا، اسی لیے تذابیت ہو گئی ہے۔ چکر سا آ رہا ہے، ٹکٹ واپس کر کے گھر چلتے ہیں، رانی نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ میں نے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور اس سے لے کر سینما ہال کی عمارت کی طرف بڑھی۔ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فلم کیسی تھی؟ اس کی کہانی کیا تھی؟ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، میں تو اپنی کہانی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس میں اچانک ایک سنسنی خیز اور چکا دینے والا موڑ آ گیا تھا۔ فلم ختم ہونے تک میرا ذہن سنسا رہا تھا۔ پیر کے روز دفتر پہنچی تو پتہ چلا کہ شاکر کو اچانک دورے پر باہر بھیج دیا گیا ہے۔ جانے کیوں یہ من کے لیے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، پہلے کبھی سوچنا، سمجھنا اور کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میں کوئی بھی جذباتی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی کہ بعد میں وہ فیصلہ پچھتاوا بن کر زہریلے ناک کی طرح مجھے ڈستا رہے۔ لنچ کے لیے اٹھ رہی تھی کہ صنم کے دفتر سے اس کی ایک سہیلی نے فون کر کے کہا، صنم نرسنگ ہوم میں داخل ہیں، وہ آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، پلیز آپ اس سے ضرور ملیں، بھولے نہیں، وہ بہت پریشان ہے۔ شام کو دفتر سے چھٹی پر میں نے اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ خریدا اور دماغ میں بہت سارے انجانے سوالات لیے صنم کے پاس پہنچی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھ پر سکتہ سا چھا گیا۔ صنم کے چہرے کی شادابی جانے کہاں رخصت ہو گئی تھی، اس کی جگہ زردی نے لے لی تھی۔ وہ چند ہی دنوں میں برسوں کی مریض دکھائی دیتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ میں بولی تو میرے لہجے میں ارتعاش سا تھا۔ پھر میں نے جھک کر اس کے آنسو کو ٹشو پیپر سے جذب کیا۔ وہ چند لمحوں تک آنسو بہاتی رہی، پھر سسکیوں کے درمیان بولی، اپنی غلطی کا خمیازہ بھگت رہی ہوں۔ خمیازہ؟ میرے دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کہیں سول میرج کا انجام تو نہیں ہے، پھر خود کو سنبھال کے بولی، پیالیاں نہ بجھا، صاف صاف بتا، اصل معاملہ کیا ہے؟ صنم نے گہرا سانس لیا جس میں دکھ بھرا ہوا تھا۔ تجھے صاف صاف بتانے کے لیے ہی تو بلایا ہے۔ میرے ساتھ سول میرج کے پردے میں کیسا بہانہ کھیل کھیلا گیا۔ میں اپنے چاہنے والوں کی باتوں میں آ کر خود کو تباہ کر بیٹھی ہوں۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، اپنے گھر کا خواب گویا پورا ہو گیا، لیکن دھیرے دھیرے میرے شوہر کا دل جو مجھ سے کھلونے کی طرح کھیلتے ہوئے بھرتا گیا۔ پیسوں کے بل پر کھیلا گیا کھیل ختم ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے فلیٹ سے بے دخل کر دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن صنم، اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے عوض اپنا دل بہلایا، جس سے میں کوئی کھلونا ہوں۔ چند مہینے تک مجھے ایک مرد کی رفاقت میں سکھ ملتا رہا، لیکن وہ مجھے بیچ مندار میں چھوڑ گیا۔ میں تو سمجھی تھی کہ سب ایسا ہی چلتا رہے گا، لیکن یہ معاملہ تو قانونی طور پر کیا گیا تھا۔ میں غصے سے ابل پڑی۔ اب کیا میں کورٹ کچہری کے چکر لگاتی رہوں؟ اس سے میری رسوائی بدنامی ہوگی، قانون تحفظ دے گا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ویسے بھی قانون کی نظر میں یہ معاہدہ صرف ایک کورا کاغذ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کاش میں قانونی طریقے سے اس کی ہوئی ہوتی تو اس کا گریبان پکڑ سکتی۔
सोचती हूँ कि काश मैं घर से दुल्हन बनकर रुखसत होती। मैं रजिस्ट्रार के सामने इकरार किया था। उसने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मेरे दस्तखत लिए थे। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वो मेरी कफालत करेगा। वो बेरब्त कह गई, मगर सनम शादी तो हुई थी ना। मैंने तंग कर कहा, ये शादी नहीं, महज एक लेबर है, रंगीन और खुशनुमा। इसकी जाजिब नजरों में हम जैसी नाअक्बत अंदेश लड़कियां आ जाती हैं जो रंगीन ख्वाब देखती रहती हैं। सच पूछो तो हमसे बज़ारे हुस्न की एक औरत लाख दर्जे बेहतर है, जो सरेआम इस मर्द का गिरबान पकड़ लेती है जो इसे धोखा देता है। आज मुझे एहसास हो रहा है, घर वालों की रजा से शादी करने वाली लड़कियों को दुत्कारना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें घर वाले इसके साथ होते हैं। सनम सिसक पड़ी और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं उसके सर पर हाथ फेरने और बालों को सहलाने लगी। मेरा दिल शिद्दत जज्बात से भर आया था। फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि सनम की जगह मैं सिसक रही हूँ। मैं भी तो सोचे समझे बगैर अंधाधुंध इसे शराब के पीछे दौड़ रही हूँ। अंधे कुएं में कूदने वाली हूँ। 4 दिन की चांदनी रातें ढलने के बाद मैं भी इस तरह किसी नर्सिंग होम में सिसकूंगी, तड़पूंगी। नहीं नहीं, मुझे भीख में मिला हुआ घर नहीं चाहिए। ये तो कुएं से निकलकर खाई में कूदने वाली बात हुई। सरे शाम जब मैं घर में दाखिल हुई तो अब्बू, अम्मी, भाई और भावज की निगाहों में जहर में बुझे हुए सवालों के तीर थे। हर निगाह जैसे पूछ रही थी कि तुम आज जल्दी कैसे आ गई। लेकिन अब मेरे दिल में नफरत की कोई लहर नहीं उठी। मैंने इनको नफरत और हकारत से नहीं देखा, बस मोहब्बत भरी निगाहों में सबको समो लिया। मैंने सोचा, मेरे घर वाले जैसे भी हैं मेरे अपने हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। इन लोगों ने जो दीवारें खड़ी की हैं वो नफरत की नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की हैं। यही मेरा अपना घर है, मेरी दुनिया है। अगर मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं तो इसमें अपनायत का सुख भी तो है। ये सब भी तो मिलकर खुशियां देते हैं। मैं शराब के पीछे पागलों की तरह क्यों, किस लिए भाग रही थी? अच्छा ही हुआ कि ठोकर लगने से पहले ही मुझे होश आ गया। अगर पस्ती में गिर जाती तो कभी ना निकल पाती।